Hello Bachcha Bharti, once again welcome to your own channel, that is LED classes, where you are learning your physics in an easier and a better way. So beta, in our today's part we will do some of the numerical portion of our exercise part of chapter number 8, that is gravitation of class 11. तो अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, then please let me know so that I will be able to explain you again. And if you find any of the difficulty, then you can comment us on the YouTube channel, as well as you can comment us on the email ID, that is letclasses@gmail.com. तो देखिए, अब आगे मैं आपको बताना चाह रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यू कैन शील्ड अ चार्ज फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बाय पुटिंग इट इनसाइड अ होलो कंडक्टर. चार्ज के केस में बोल रखा है कि अगर आप एक चार्ज को शील्ड करवाते हैं, प्रोटेक्ट करवाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस से, और उसको किस में रख दिया, एक होलो कंडक्टर में रख दिया, तो कैन यू शील्ड अ बॉडी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाय मैटर. क्या आप ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से भी बॉडी को शील्ड करवा सकते हैं बाय पुटिंग इट इनसाइड द होलो स्फीयर और बाय सम अदर मीन्स. ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं इसके अंदर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है. देखिए, अगर आपके पास एक मान लीजिए चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ओके, और उसको हमने किस में रख दिया, एक स्फेरिकल होलो बॉडी में रख दिया. उस चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, सपोज कि यदि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक प्लेस पे आ गए, मूव करके इधर आ गए, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक्यूमुलेट हो गए, नेगेटिव चार्जेस, और पॉजिटिव चार्जेस आपके यहाँ एक्यूमुलेट हो गए. ठीक है, इंडक्शन की वजह से कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो गए. तो क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इसके बीच में कोई भी कंडक्टिंग फोर्स नहीं होता. ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे बात की गई है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में. जैसा कि आपको पता है कि ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के केस में हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कैसा मीडियम है, चाहे वो होलो है चाहे कैसा भी है, और हमें इतना भी पता है कि मास के ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते. ठीक है, तो इसी वजह से हमारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अंदर शील्डिंग जो है पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज मासेस का कोई चार्ज नहीं है. इवन हमारे जो फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं ग्रेविटेशनल मास उसके ऊपर, मासिस के ऊपर, ना कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं. आपको फॉर्मूला भी पता है ग्रेविटेशनल का, फोर्स का F = Gmm/r², ये फॉर्मूला है. यहाँ पे फोर्स जो है वो मासिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि हमारे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिपेंड नहीं करते मीडियम के ऊपर जिसमें बॉडी हम प्लेस कर रहे हैं, इसलिए शील्डिंग जो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए पॉसिबल नहीं है. सेकेंड केस में आपको बोल रखा है कि एक एस्ट्रोनॉट है, वो स्मॉल स्पेसशिप के अंदर ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द अर्थ. ठीक है, वो ग्रेविटी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग के दौरान, ठीक है, उसके लार्ज साइज की वजह से वो ग्रेविटी को डिटेक्ट कर पाता है. ठीक है, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, आपको ये बताना है. तो यस, पॉसिबल है. क्यों है, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ स्पेसशिप की ज़्यादा साइज बड़े होने की वजह से जो ग्रेविटी है वो वेरी करती है स्पेसशिप के अंदर, क्योंकि हम कहते हैं कि चाहे भले ही थोड़ी सी भी ग्रेविटी हो, अगर वो वेरी कर रही है वहाँ पर, तो उसके जो वेरिएशन है उसको क्या कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं. अगर हमारे पास कोई भी ग्रेविटी ऐसी है जो कि वेरी कर रही है स्पेसशिप के अंदर, मान लीजिए जी की वैल्यू जो है हमें पता है कि 9.8 होती है, लेकिन अगर हम स्पेसशिप की बात करें, स्पेसशिप के लार्ज साइज के होने की वजह से वहाँ पर जी की जो वैल्यू है वो वेरी करती है. इसी वजह से जो ये वेरिएशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट है आपका कि अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करें अर्थ पे सन की वजह से, ठीक है, टू दैट ऑफ द मून, तो क्या आप ये देख सकते हैं कि सन का पुल जो है ग्रेटर होगा मून के पुल से, और हाउएवर टाइडल इफेक्ट ऑफ मून पुल इज ग्रेटर देन द टाइडल इफेक्ट ऑफ सन. व्हाई, आपको ये पता है, कुछ याद हो तो, कि हमने क्लास 10 में भी करा था ये चीज़, कि जो टाइड्स होती हैं वो हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती हैं, चाहे वो मून हो चाहे वो सन हो. ठीक है, तो हमेशा याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अंदर बेटा 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया ये. ठीक है, यानी कि इनवर्स स्केयर लॉ को वो फॉलो करता है. लेकिन जो टाइडल इफेक्ट होता है, ये रूल हमेशा याद रखना, टाइडल इफेक्ट हमेशा मतलब वाटर के ऊपर जो इफेक्ट करता है ओशंस के अंदर, वो हमेशा 1/r³ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इट मीन्स ये इनवर्स स्केयर है तो वो इनवर्स क्यूब लॉ है. ठीक है, तो हमारा जो सन अर्थ डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है हमारे मून अर्थ डिस्टेंस से. ठीक है, जिसकी वजह से जो टाइड्स हैं मून पुल पर वो ग्रेटर होते हैं, किससे, टाइडल इफेक्ट ड्यू टू सन, इसी की वजह से होती है, क्योंकि हमारा जो टाइडल इफेक्ट है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, आई होप आपको समझ आया फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है. फर्स्ट दे रखा है
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, कि एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है एल्टीट्यूड के इंक्रीज होने पर। अब एल्टीट्यूड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, उस पर जो ग्रेविटी का फॉर्मूला था वो था GH इज इक्वल टू G/1 + h/r²। अगर हम h को यहाँ पे इंक्रीज कर दें तो आपका ग्रेविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको लेक्चर में बता रखा है, प्लीज़ आप पहले लेक्चर पढ़िए, उसके बाद आप देखिएगा ये कि अगर h इंक्रीज होगा तो आपका GH क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आ जाएगा डिक्रीज आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या बोल रखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इंक्रीजिंग डेप्थ पे। ठीक है, डेप्थ मतलब गहराई। उस केस में जो आपका फॉर्मूला आया था वो आया था बेटा GD इज इक्वल टू G इंटू 1 - h/r। इट मीन्स अगर हम h को इंक्रीज कर रहे हैं तो g में कुछ लेस हो रहा है, इट मीन्स GD जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ GD कर लीजिएगा, GD क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड केस में है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इंडिपेंडेंट है मास ऑफ अर्थ के या मास ऑफ बॉडी के। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ग्रेविटी का वो होता है Gm/r। ठीक है, यानी कि जो आपके ग्रेविटी है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, Gme यानी कि अर्थ की मास अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, और Gs जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Me के, मास ऑफ अर्थ के। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ अर्थ के, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है मास ऑफ बॉडी के। ठीक है, तो आपका जो इसका आंसर आएगा, आपको इंडिपेंडेंट बताना है कि किस केस में होगा, तो वो क्या होगा, आपका मास ऑफ बॉडी होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। आफ्टर दैट आपको ये बोला गया है कि फॉर्मूला दे रखा है आपको -GMM 1/r1 - 1/r2 -GMM 1/r2 - r1। ठीक है, और एक आपको दे रखा है mg r2 - r1। ठीक है, तो इनमें से विच इज मोर और लेस एक्यूरेट देन द फॉर्मूला mg r2 - r1 फॉर द डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी बिटवीन द 2 पॉइंट्स r2 एंड r1। आपको ये बताना है। अब हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है फ्रॉम द अर्थ सेंटर वो होता है U इज इक्वल टू -GMEM/r, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले को मैं इन दोनों फॉर्मूले से मेजर करूँ तो ये फॉर्मूला किसकी ज़्यादा एक्यूरेट है, आई थिंक सो इस वाले फॉर्मूले का ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट रिलेशन जो है वो मोर एक्यूरेट है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सपोज देयर एग्जिस्टेड अ प्लैनेट, एक प्लैनेट एग्जिस्ट कर रहा है एंड वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज द अर्थ, और वो क्या कर रहा है, ट्वाइसली मूव कर रहा है एज फास्ट एज द अर्थ। तो व्हाट वुड बी द ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू द अर्थ। आपको ऑर्बिटल साइज बताना है एज कंपेयर टू द अर्थ। मैंने यहाँ पे 2 सॉल्यूशन लिख रखे हैं इसके और पार्ट में, जो भी सॉल्यूशन आपको सही लगे आप वो उसके अकॉर्डिंग करिए, बट मैं आपको ईजिएस्ट पार्ट बता रही हूँ उसके में। अब देखिए, हमारे अर्थ पर टाइम जो है वो कितना है, 1 ईयर है। ठीक है, एक साल में क्या कहते हैं वो होता है, रिवॉल्व कर रही है वो। ठीक है, और हमारा जो प्लैनेट है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि प्लैनेट दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज द अर्थ, यानी कि अर्थ से ट्वाइस है प्लैनेट, लेकिन तो प्लैनेट का जो टाइम आएगा वो क्या होगा, TE/2 हो जाएगा। इसने बोला कि अर्थ से वो ट्वाइस है। ठीक है, तो TP कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 ईयर हो जाएगा। और जो रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। ओके, और आपको रेडियस ऑफ प्लैनेट बताना है मेरे लिए। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक फॉर्मूला किया था r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t² फ्रॉम द कैपलर्स लॉ फॉर्मूला, कैपलर्स थर्ड लॉ। तो rp का अगर देखना है, अगर आपके पास rp और re है सपोज करिए, तो उससे आप क्या निकाल नहीं सकते हैं, तो यहाँ से कर दीजिए, ये आपके पास rp/re हो जाएगा रेज़ टू पावर 1/3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TP/TE रेज़ टू पावर 2। अगर आपको क्या करना है, इसको हटाना है तो ये 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे ये पावर इसकी यहाँ पे 2/3 आ जाएगी, और ये rp जो है re इधर आ जाएगा। rp इज इक्वल टू यहाँ re कर दीजिए, rp इज इक्वल टू re TP/TE रेज़ टू पावर 2/3। और re कितना दे रखा है आपको, 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 हो गया। ठीक है, और TP कितना है इसका, हाफ ईयर है, तो हाफ हो गया, और TE कितना है, 1 ईयर हो गया। तो आप इसके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे, TP 1/2 हो गया, TE 1 हो गया, r की वैल्यू 1 है रेज़ टू पावर 2/3, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे, उसकी पावर निकालेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 0.63 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप इस मेथड से करते हैं तब भी आपका 0.63 आएगा, और अगर आप इस मेथड से करते हैं जब भी आपका कितना आ जाएगा, 0.63 एंगस्ट्रॉम यूनिट आएगा। लेकिन अर्थ जो है वो रिवॉल्व करने में 1 ईयर लेती है, प्लैनेट जो है उसका हाफ ईयर लेता है, ये बता रखा है आपको। ठीक है, और रेडियस कितना होता है अर्थ का, वो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। तो प्लैनेट का रेडियस निकालना है, कैपलर्स थर्ड लॉ यूज़ करिए और निकाल लीजिए। आई होप आपको समझ आ गया हो यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताता है
आपका फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज़ इस क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि आउट ऑफ द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, जुपिटर की सैटेलाइट्स के अलावा ऑर्बिटल पीरियड जो है 1.769 डेज दे रखा है आपको। ऑर्बिटल टाइम पीरियड दे रखा है जुपिटर से सैटेलाइट का, दैट इज 1.769 डेज। और रेडियस जो दे रखा है ऑर्बिट का वो दे रखा है 4.22 × 10⁸ मीटर। तो आपको शो करना है कि मास ऑफ जुपिटर इज 1000 टाइम द मास ऑन दैट ऑफ द सन, आपको ये बताना है। और इसमें ये भी दे रखा है कि 1 ईयर को आप 365.25 मीन सोलर डेज लेंगे। तो कैप्लर्स लॉ से जब हमने डिडक्शन की थी कैप्लर्स लॉ की, तो डिडक्शन के केस में मैंने आपको बताया था कि टी स्क्वायर जो है, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आती है 4π² GM × r³। ओके, यहाँ पर आपको टाइम पीरियड दे रखा है और रेडियस दे रखा है। ओके, यहाँ से m निकाल लीजिए जुपिटर का। m कितना हो जाएगा, m इधर चला जाएगा और टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो 4π² r³/gt²। 4 पाई की वैल्यू 3.14 होगी, r की वैल्यू आपके पास दे रखी है 4.22 × 10⁸ g की वैल्यू ऑलरेडी है। उसके बाद आपके पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपके पास है 1.769 डेज। लेकिन डेज को अगर आपने किस में कन्वर्ट करना है, यू विल हैव टू कन्वर्ट द डेज इनटू सेकंड। तो आपको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1.69 को आप मल्टीप्लाई करिए 24 × 60 × 60 सेकेंड, अगर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ओके, तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 × 60 × 60 तो आपके पास आ जाएगा 86,400 का होल स्क्वायर। जब आप इन पूरे को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 2 × 10⁻27 kg। ओके, इट मीन्स आपको जो मास ऑफ सन है, सन का मास होता है बेटा 2 × 10⁻30। जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं सन और जुपिटर के मास को, तो आप देखते हैं कि आपके पास 1/1000 रह जाता है। देखिए 27 और 30, 3 रह गया, 10⁻3। इट मीन्स यहाँ से हमने दिखा लिया कि जुपिटर का जो मास है, अगर आप करके भी देख सकते हैं, mj/ms कितना हो गया, 2 × 10⁻27 बाई 2 × 10⁻30। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना रह जाएगा आपके पास, जस्ट 1/1000 रह जाएगा। तो जुपिटर का जो मास है वो सैटेलाइट के मास से, सन के मास से क्या होगा, 1/1000 टाइम्स हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, let us consider that our galaxy consists of 25 × 10⁻, हमारी जो गैलेक्सी है वो क्या है, 2.5 × 10⁻11 स्टार्स ईच ऑफ 1 सोलर मास। तो हमें क्या करना है, हमें टाइमिंग बताना है उसका कि कितना, हाउ लॉन्ग एट द डिस्टेंस ऑफ 50,000 लाइट ईयर फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर टेक अ कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो आपको डायमीटर बता रखा है 10⁵ लाइट ईयर और जी की वैल्यू गिवन है। तो देखिए टोटल मास जो है गैलेक्सी का वो दे रखा है 2.5 × 10⁻11 स्टार्स। ठीक है, तो सोलर मास के केस में बोल रखा है 1 सोलर मास, तो 1 सोलर मास में होता है 2 × 10⁻30 kg, हमेशा याद रखिएगा। तो अब जब आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 5 × 10⁻41 kg। और टोटल डिस्टेंस जो है स्टार का गैलेक्टिक सेंटर से वो कितना दे रखा है आपको, आई थिंक सो 5000 लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर में मीटर होते हैं 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो कैप्लर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो रेवोल्यूशन पीरियड है स्टार का, इट इज गिवन एज t² = 4π² GM/r³, जो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया सेम। ठीक है, आपके पास 4 है, π² की वैल्यू पता है आपको, r दे रखा है आपको, r कहाँ है आपका, ये वाला पार्ट 5000 × 10 ये। ठीक है, अपॉन g की वैल्यू ऑलरेडी है, मास आपको गिवन है ये। जब आप इसमें सारी की सारी वैल्यूज जब पुट करेंगे, ठीक है, और उसको क्या कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 111.96 × 10⁻14 सेकेंड। लेकिन अगर आप उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 365 × 24 × 60 × 60 से। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 3.55 × 10⁸8 ईयर्स। बहुत सारी बुक्स में इसको सेकंड में भी दे रखा है, लेकिन हम यहाँ पे इसको ईयर्स में कर रहे हैं कि इतना क्या कहते हैं साल लेता है वो गैलेक्टिक सेंटर में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको प्लीज समझना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है दैट इज द 6th क्वेश्चन, और 6th क्वेश्चन में हमारे पास क्या बताता है हमें, आई होप आपको समझ आ रही हो ये क्वेश्चन। प्लीज अगर ना आए तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन, कि आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। फर्स्ट दे रखा है आपको कि इफ द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज इन्फिनिटी, इफ द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज इन्फिनिटी, तो टोटल एनर्जी जो है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की नेगेटिव होगी काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी में। आपको ये बताना है कि काइनेटिक होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब देखिए
हमें पता है काइनेटिक जो एनर्जी होती है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की वो होती है k इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। और ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है gm/r, लेकिन हम यहाँ पे x कंसिडर करके चल रहे हैं, दैट इज ऑर्बिटल रेडियस। जब आप इस v को इसमें पुट करते हैं देन यू विल गेट gm, ये तो हो गया, और स्मॉल m यहाँ पे हो गया, स्केयर था इसलिए स्केयर रूट हट जाएगा, बाय 2x हो गया, ओके। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है -gmm/x, ठीक है, जीरो रेफरेंस से एट इन्फिनिटी। तो अब हम क्या करते हैं, टोटल एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक करते हैं, ये हो जाएगा gmm/2x माइनस gmm/x, तो हो गया gmm/2x आ जाएगा। तो gmm/2x किस में है, पोटेंशियल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। तो टोटल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की। तो आपका आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी, ओके। नेक्स्ट पार्ट आपके पास बी पार्ट, की एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रॉकेट एंड ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज मोर और लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड। आपको इसमें बताना है कि एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगी वो ज़्यादा होगी या कम होगी, ओके। अब इसको देखिए, अब इसने कहा कि अगर हम डिस्टेंस x लें, ठीक है, अर्थ के सेंटर से, मान लीजिए अर्थ का सेंटर है और सेंटर से हमने क्या ले लिया, x डिस्टेंस ले लिया, और ये x डिस्टेंस जो है वो इसे रेडियस ऑफ अर्थ से क्या है, मैक्सिमम है, ओके। तो हमें पता है कि ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है gm/x का रूट, ठीक है। और एस्केप के अंदर क्या होता है, हमारे पास यहाँ 2 आ जाता है, 2√2 gm/x। तो आप देख भी सकते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड ज़्यादा बड़ी है या एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा बड़ी है। ऑब्वियसली बात है एस्केप है, क्योंकि यहाँ 2 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, एज v इज ग्रेटर देन v, v से बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसको एनर्जी कम चाहिए होगी सैटेलाइट को लॉन्च करने में, है ना। तो इट मीन्स हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि इसको एनर्जी क्या चाहिए, लेस चाहिए, ताकि वो अपने सैटेलाइट को क्या कर सके, लॉन्च कर सके, ओके। आपको सॉल्यूशन जैसे आपको इसमें ये बता रखा होगा काइनेटिक एनर्जी या फिर लेस और मोर, लेकिन मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ बताया, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिए। 7 पार्ट में आपको बता रखा है, डज द एस्केप स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अर्थ डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, लोकेशन, डायरेक्शन और द हाइट। अब एक चीज बताइए, जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, आपको ये बताना है। अब एस्केप वेलोसिटी जो है एट ए डिस्टेंस r ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, उसमें क्या होता है, देखिए टोटल एनर्जी आपको बताया गया था ऑर्बिटल वेलोसिटी के केस में हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस gme/r, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। और वो अर्थ के मतलब 0 से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है बॉडी के, जब वो एस्केप करेगा, ठीक है। तो उस केस में जो आपकी एस्केप वेलोसिटी होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, दैट इज v इज इक्वल टू √2 gme/r, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जो ये एस्केप वेलोसिटी है वो किसके इंडिपेंडेंट है, स्मॉल m के, मास नहीं है हमारे पास स्मॉल m बॉडी का, ठीक है, ना ही इसके अंदर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल की बात की है, इसकी भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ना ही किसी डायरेक्शन के ऊपर बात की गई है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट इसने बोला कि क्या वो मास के ऊपर बॉडी डिपेंडेंट है, नहीं है, इसका आंसर आ गया नो। सेकेंड पार्ट इसने बोला लोकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, नो। थर्ड पार्ट इसने बोला सी पार्ट दैट डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, नो, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या इसने बोला, हाइट। तो ऑब्वियसली बात है जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किसी हाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एल्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, येस, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन RE, क्योंकि RE के ऊपर वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लोकेशन की, इसी वजह से तो आपका आंसर आएगा वो डी पार्ट आएगा। आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट इज 8 पार्ट। 8 पार्ट में आपको बोल रखा है कि कॉमेट जो है वो सन के अराउंड ऑर्बिट में मूव करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो डज द कॉमेट हैव अ कांस्टेंट, कॉमेट के पास क्या कांस्टेंट लीनियर स्पीड होगा, एंगुलर स्पीड होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा या टोटल एनर्जी होगा, ठीक है। और आपको मास दो उसको इसमें नेग्लेक्ट करना है। तो देखिए हमने क्या बोला कि जब कॉमेट और इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है अराउंड द सन, ठीक है, इट मीन्स मान लीजिए ये इलिप्टिक ऑर्बिट है या कॉमेट जो है सन के अराउंड मूव कर रहा है, तो वो किसी एंगल से तो मूव करेगा, एक तो उसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, साथ में इसमें क्या होगा हमारे पास टोटल एनर्जी, क्योंकि वो कितनी एनर्जी से मूव कर रहा है, क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, क्या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल पर नहीं डिपेंड करेगा, टोटल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। एट ऑल लोकेशन, कहीं पे भी चला जाए, यहाँ पर चला जाए, यहाँ चला जाए, किसी भी लोकेशन पे चला जाए, वो उसकी टोटल एनर्जी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बट अदर क्वांटिटीज वेरी विद लोकेशन, ये जो है ये कांस्टेंट रहती है, ये क्वांटिटी आपकी एंगुलर मोमेंटम
जहाँ पे भी चला जाए इसका एंगुलर मोमेंटम तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, एंगल सेम रहेगा, और साथ में इसकी जो टोटल एनर्जी है वो भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। लेकिन अदर क्वांटिटीज़ जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, या फिर आपका एंगुलर स्पीड है, लीनियर स्पीड है, ये क्या रहेगा, ये वेरी कर जाएगा आपका। आई होप आपको समझ आ रहा है ये क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं आपसे के साथ डिस्कस कर रही हूँ। 9th क्वेश्चन में जस्ट ये बोल रखा है कि सपोज करिए ये बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज लाइकली टू अफेक्ट द एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। स्पेस में है एस्ट्रोनॉट, और उसको कौन कौन से सिम्टम्स अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्वॉलन फीट, टायर सूज जाना, स्वॉलन फेस, उसका फेस सूज जाना, या फिर हेडेक, सिर में दर्द होना, ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम, मतलब घूम रहे हैं वहाँ पे वो उसके प्रॉब्लम। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, सबसे पहला जो स्वॉलन फीट आता है, तो स्वॉलन फीट का मतलब हो गया, हमें पता है कि जो लेग्स होती हैं उस पर बॉडी का पूरा वेट होता है, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में ग्रेविटी पुल की वजह से, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट जो है स्पेस के अंदर वेटलेसनेस स्टेट पे होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, वहाँ पे ग्रेविटी कम होती है, जिसकी वजह से वो वेटलेसनेस स्टेट पे होते हैं। तो स्वॉलन फीट जो है वहाँ पे उसकी वर्किंग को अफेक्ट नहीं करता, इसलिए स्वॉलन फीट का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्वॉलन फेस की, ठीक है, तो वेटलेसनेस के केस में जो फेस है एस्ट्रोनॉट को वो एक्सपेक्ट करता है ज़्यादा सप्लाई, जिसकी वजह से जो एस्ट्रोनॉट है वो डेवलप करेगा स्वॉलन फेस। और स्वॉलन फेस में हमारे पास क्या है, आईज, ईयर्स और नोज, माउथ, ये सारे क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, हमारे फेस के अंदर ही होते हैं। तो जिसकी वजह से उसको सुनना, देखना, स्मेल करना, ईटिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो इफेक्ट करती हैं। तो ये चीज़ें जो है आपकी क्या कहते हैं, स्वॉलन फेस उसको इफेक्ट करेगा। थर्ड थिंग है आपकी हेडेक। हेडेक जो है एक मेंटल स्ट्रेन है, जो कि अर्थ पे भी उतना ही लगता है जितना एस्ट्रोनॉट पे लगता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उसका सेम इफेक्ट पड़ेगा अर्थ पे भी और स्पेस में भी। नेक्स्ट वन इज द ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम, कि स्पेस में क्या होता है, सारे घूमते रहते हैं, ठीक है, तो स्पेस ऑल्सो हैज द ओरिएंटेशन। तो स्पेस के अंदर ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम जो है वो अफेक्ट करती है एस्ट्रोनॉट को स्पेस के अंदर, क्योंकि वो कहीं से भी कहीं घूमता रहता है, ठीक है। इट इज़ नॉट द प्रॉपर प्लेस कि आप वहाँ खड़े हो सको या कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। नाउ कम बैक टू आवर 10th क्वेश्चन। तो आज हम 10th क्वेश्चन तक ही करेंगे, देन टुमारो आई विल सेंड द नेक्स्ट पार्ट, ओके। नेक्स्ट इज, इसमें क्या बोल रखा है, एक ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है एट द सेंटर क्यू सेंटर पे, ये क्यू सेंटर दे रखा है आपको, इस पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है ऑफ द ड्रम हेड, ये एक ड्रम हेड दे रखा है ऊपर जिसमें हम वो स्टिक मारते हैं, वो एक हेमिस्फेरिकल शेल में दे रखा है, ठीक है। मास डेंसिटी इसकी यूनिफॉर्म है। तो आपको कौन सा इसने बता रखा है, हैज़ द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरो ए, बी, सी और 0, आपको ये बताना है, ठीक है। अब हमने क्या करा, एज वी नो इनसाइड द स्फेरिकल शेल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। मैंने बताया था सेंटर पे आपकी जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब ये आपका क्या है, एक स्फीयर है, हेमिस्फेरिक स्फीयर है। अगर मैं एक स्फेरिकल शेल की बात करूँ, हमें पता है कि सेंटर पर उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। अब स्फेरिकल शेप में जो ग्रेविटी, अपर ग्रेविटी है और लोअर ग्रेविटी, वो क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल डिपोजिट हो जाएगी, जी यू हमेशा जी एल के इक्वल होगा। तो फिगर के अंदर भी जो क्यू पार्ट है, इसके अंदर ए, बी, सी जो तीनों पार्ट दे रखे हैं, यहाँ पर कौन सी लाई कर रही है, सेंटर पार्ट। मान लीजिए मैंने इसको कट कर दिया इतने पार्ट में, तो इस सेंटर से जो ग्रेविटी कौन सी कर रही है, लोअर ग्रेविटी कर रही है। और लोअर ग्रेविटी यहाँ पे कौन सी है, देखिए इस पार्ट में, इस क्यू पार्ट में यहाँ पे कौन सी ग्रेविटी, कौन सी लाई कर रही है, सी पॉइंट लाई कर रहा है। तो इन फिगर एट पॉइंट क्यू पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग सी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ होगी, सी के डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन के केस में। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अगर कहीं पे भी आपको कोई क्वेरी है देन प्लीज़ लेट मी नो, और प्लीज़ जितना हो सके आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हमारे चैनल को, और साथ में आप उसको क्या कर सकते हैं, शेयर करिए उन बच्चों को जो ट्यूशन्स पढ़ने में या जिनको फिज़िक्स बहुत टिपिकल लगती है, प्लीज़ आप उन्हें शेयर करिए ताकि उनको ईजी हो जाए। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और प्लीज़ कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप हमें यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।